नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। तो रिजेक्शन एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे सितंबर महीने का। तो टोटल 3 केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इंटरेस्टिंग केस है, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा इसके थ्रू। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट केस की बात करता हूँ। फर्स्ट केस में क्या था कि ये हमारा फ्रेश केस था। फ्रेश केस मीन्स फर्स्ट क्लाइंट पहली बार हमारे बैंक में अप्रोच कर रहा था लोन लेने के लिए। तो उसने डिमांड किया था कि मेरे को 1.5 करोड़ रुपए की 1.5 करोड़ रुपीस की लिमिट की ज़रूरत है। और जो केस हमें प्रपोज हुआ था वो बैंकिंग प्रोडक्ट में प्रपोज हुआ था। तो बैंकिंग प्रोडक्ट में आप जानते ही हैं कि हमारे पास खाली केवाईसी, बैंक स्टेटमेंट आती है, केवाईसी आते हैं, एंड जस्ट उसकी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स आती हैं, राइट। तो बस हमारे पास सिबिल एंड बैंक स्टेटमेंट होती है एनालिसिस करने के लिए। तो उसकी एग्जिस्टिंग बैंकर के पास 1 करोड़ रुपीस की लिमिट चल रही थी और वो हमें 1.5 करोड़ की लिमिट के अगेंस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की प्रपोज कर रहा था। तो कोलेटरल वाइज कोई इशू नहीं था क्लाइंट में। विंटर गारमेंट्स का बिजनेस था, तो आपको पता ही है कि ये सीजनल बिजनेस है विंटर गारमेंट्स का। तो जो विंटर गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम होता है वो मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उनकी जो माल की सप्लाई है, सेल है, वो अगस्त सितंबर से शुरू हो जाती है और टिल नवंबर तक उनकी यूजुअली चलती है माल की सप्लाई। उसके बाद उनका माल नवंबर तक रिटेल काउंटर्स में पहुंच जाता है, जहां पे आप और हम जाके शॉपिंग करते हैं और रिटेल काउंटर्स पे पेमेंट करते हैं। रिटेल काउंटर्स वाले होलसेलर को पेमेंट करते हैं और होलसेलर वाले इनको पेमेंट करते हैं। और दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर जनवरी फरवरी में इनको भर भर के पेमेंट्स आती हैं अपनी क्लाइंट्स से, और इनकी लिमिट यूटिलाइजेशन तब की तब निकल जाती है। सिबिल कंडक्ट एक्सीलेंट था, सिबिल में कोई क्लाइंट के इशू भी नहीं था, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था इसके अंदर। और उसकी अगर बैंक स्टेटमेंट को, यानी कि केवाईसी की तरफ से बिल्कुल हम क्लियर थे। अगर बैंक स्टेटमेंट के एंगल से भी देखा जाए तो क्लाइंट की कोई बाउंसिंग नहीं नजर आ रही थी, कोई पीनल चार्जेस नहीं, कोई ओवरड्यू चार्जेस नहीं, यानी कि जो उसकी एग्जिस्टिंग लिमिट में कोई ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, लिमिट की यूटिलाइजेशन भी ठीक थी और 100% चर्निंग नजर आ रही थी। क्लाइंट ने अपने लेटर हेड पे बताया था उसकी उसकी 7 से 8 करोड़ के लगभग सेल है, 7.5 करोड़ के करीब की सेल है। तो 100% चर्निंग हमें बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही थी। तो आप बस इतना सोचिए कि अगर ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हो, इतना सा केस आपसे साथ कोई डिस्कस करे, तो आप तो हमेशा यही बोलोगे ना कि यस, कि कोई दिक्कत नहीं है, कि केस कर लेना चाहिए, बिल्कुल ओके केस है। तो आप ध्यान से देखिए कि जब हमने जिस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आता है बेसिकली, जब उस डॉक्यूमेंट को एडजस्ट किया तो हमने क्या फाइंडिंग्स की। देखिए, हमने पाया कि उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशन है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशंस मीन्स कि उसका बिजनेस जो बुक हो रहा था वो नवंबर, मई और जून के महीने में ही उसकी जो मेजर चर्निंग और मेजर बिजनेस जो नजर आ रहा था, इन 3 महीनों में ही नजर आ रहा था, राइट। तो हमें डाउट हुआ तो हमने इसका जीएसटी रिटर्न्स मंगवाया, स्पेशली क्रेडिट अपनी कॉल के ऊपर, वैसे तो बैंकिंग प्रोडक्ट में मिलता नहीं, पर हमने जीएसटी रिटर्न्स मंगवाया तो पाया कि नवंबर, मई और जून मंथ में ही उसका मेजर सेल्स हो रहा था क्लाइंट का। मेजर के मोस्ट 95% ऑफ द सेल्स इन्हीं 3 महीनों में हो रहा था, जो कि उसके विंटर बिजनेस के बिजनेस मॉडल के बिल्कुल अगेंस्ट था। विंटर बिजनेस मॉडल में इस तरह से थोड़ी होता है कि नवंबर, मई और जून में सेल्स हो, राइट। फिर हमने उसकी बैंक स्टेटमेंट को जब स्टडी किया तो पाया कि पेमेंट आ रही है और पेमेंट जा रही है दो डिफरेंट पार्टीज को, और ये 50% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस सिर्फ 2 पार्टीज से, और उनके फर्स्ट नेम बिल्कुल सेम थे उन पार्टीज के। तो जैसे आप लगा लीजिए कि अंकुश एंड कंपनी, एक आप लगा लीजिए कि अंकुश एंड सन्स, की लास्ट में फर्क डाला हुआ है, फर्स्ट नेम उन दोनों का सेम था। तो नेचुरली कि वो जो 2 फर्म्स थी वो ग्रुप कंसर्न्स ही थी, तो वो ग्रुप कंसर्न्स ही थी, तो एक फर्म के साथ परचेज, दूसरी फर्म के साथ सेल, तो एंट्री घुमाने वाली बात हो गई। फिर जब बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा और हमने इन डेप्थ में नजर मारी तो पाया कि बहुत ज्यादा राउंड ट्रिपिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग एंट्रीज हैं। राउंड ट्रिपिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है कि सेम डे पे हैवी अमाउंट ऑफ राउंड फिगर क्रेडिट की एंट्री आती है, और सेम डे ही वही हैवी अमाउंट की राउंड फिगर पेमेंट सेम अमाउंट की निकल जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एबीसी एंड कंपनी से 25 लाख की पेमेंट आई, राउंड फिगर में पूरे 25 लाख पेमेंट आई 17 सितंबर को, और 17 सितंबर को ही
बीसीडी एंड कंपनी को निकल गई कितने, 25 लाख रुपए, पूरे एग्जैक्ट राउंड फिगर में। कई बार ये तोड़ के भी निकलते हैं, बीसीडी एंड कंपनी को, डीसीई एंड कंपनी को, इसको 20 लाख निकल गए, इसको 5 लाख निकल गए सेम डे पे ही। तो इस तरह से अगर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो इसको राउंड ट्रिपिंग एंट्रीज बोलते हैं। तो राउंड ट्रिपिंग एंट्रीज एक साइन होता है कि ये बिजनेस शायद जेन्युइन बिजनेस ना हो, तो बोगस एंट्रीज हो सकती हैं कि ये सिर्फ बिलिंग वाली एंट्रीज हो, बिल घुमाने वाली एंट्रीज हो। तो इस तरह की एंट्रीज बड़ी पड़ी थी। तो जब हमने बैंकिंग को पूरा खंगाल के बाइफरकेट किया तो हमने पाया कि इसका अगर हम बिजनेस वॉल्यूम 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस वॉल्यूम था, तो 3 नवंबर से लेके 9 नवंबर के बीच में इसका 35% बिजनेस हो रहा था। 35% बिजनेस 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में ही हो रहा था। बैंक स्टेटमेंट में कैसे, क्योंकि राउंड ट्रिपिंग थी तो 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में ही 35% पेमेंट आई हुई थी, पेमेंट इन थी, और 35% पेमेंट्स आउट भी थी इन्हीं 6 दिनों में। यानी कि बंदे को इन्हीं 6 दिनों में पैसे आए और बंदे ने इन्हीं 6 दिनों में पैसे को निकाल दिया। फिर उसके बाद 20 अप्रैल से 5 मई का हमने पीरियड आइडेंटिफाई किया, जिसके अंदर लगभग, मतलब ये टोटल 100% मैंने यहां पे बना दिया, आप लगा के चलो कि ये 90-95% था। तो 20 अप्रैल से 5 मई के बीच में जो ये 15 दिन है, सिमिलर तरीके से 30% ट्रांजेक्शन हुई, जो कि मोटी मोटी कि सेम 25 लाख आए, 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसे करके सेम डे में निकल गए। और ये सिर्फ 15 दिन के भी अंदर अंदर ही हुआ। फिर 2 जून से लेके 15 जून में भी जो ये 13 दिन का गैप है, इसमें भी सेम रिपीट हमने देखा। तो हमने पाया कि सिर्फ इन 3 डेट्स की अगर हम रेंज लगा के चलें, इसी में ही क्लाइंट का, यहाँ पे परसेंटेज गलत लिख दी कि आप 90 to 95% लगा के चलें कि इतना इसका बिजनेस क्लाइंट का बुक हो रहा था। तो नेचुरली बड़े डाउट वाली बात है कि पूरा साल के 365 दिन में हम लगा के चलें तो 6 दिन ये हो गए, 15 दिन ये हो गए और 13 दिन ये हो गए, तो ये टोटल हो गए उसके 34 डेज। तो 34 डेज हो गए 365 में से, तो 10% हुआ पूरे साल का। साल के पूरे 10% दिनों में इसका 90-95% काम हो गया बिजनेस का। तो बड़ी अजीब बात थी, बिजनेस मॉडल के भी अगेंस्ट थी, राइट। तो हमने ऑब्वियसली क्लाइंट की विजिट करनी चाहिए। तो विजिट ऑब्वियसली जो देख के पता लग रहा था कि जो बिजनेस था वो जेन्युइन नहीं था, वो बोगस बिजनेस था। तो बिजनेस यूनिट पे जाके हमें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्लाइंट के पास कोई भी चीज़ का आंसर नहीं था। ये दोनों सिस्टर कंसर्न्स ही निकली। तो क्लाइंट ने बोला कि नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट सेल है, उससे मैं परचेज करता हूँ, दूसरे को सेल करता हूँ, आप भी ये चीज़ समझते हैं। इसके बारे में क्लाइंट ने बोला कि नहीं, ये तो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हमने बोला भी कि सर विंटर गारमेंट्स बिजनेस में इस तरह से बिजनेस मॉडल तो होता नहीं है, हमने कभी भी नहीं देखा। कहता नहीं, हमारा तो बिजनेस मॉडल इस तरह से ही होता है। फिर एक चीज़ होती है जीएसटी परफ्यूज या जीएसटी कर्जा, आपने सुना होगा कि जीएसटी पोर्टल से जीएसटी रिटर्न्स फेच करके उनका एनालिसिस करके एक रिपोर्ट आ जाती है एक्सेल शीट की। तो हमारे पास भी वो फैसिलिटी थी, तो हमने उस फैसिलिटी को अवेल किया और पाया कि क्लाइंट की HSN वाइज सेल्स हमारे सामने आ गई। HSN वाइज सेल्स में हमने पाया कि क्लाइंट की कोई विंटर गारमेंट्स की सेल नहीं थी। हमें साइट पे विंटर गारमेंट्स का स्टॉक भी नजर नहीं आ रहा है। तो वो सारी सिर्फ फैब्रिक की सेल्स हो रही थी। फैब्रिक की सेल का HSN बुक हो रहा था। तो फैब्रिक की सेल तो किसी भी महीने में कोई से भी फैब्रिक की सेल कर सकता है वो। तो बिल्कुल ही उसका बिजनेस जो था वो किताबों में कुछ और था, एक्चुअल में कुछ और था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वही वाला टाइप था। तो इस वजह से हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया मैनेजमेंट के साथ बैठ के कि हम इस केस को परस्यू नहीं करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे, राइट। सेकंड केस थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा कैसे कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक बार कि क्या था। देखिए, मिस्टर सी था एक और एक मिस्टर डी था। मिस्टर सी एंड मिस्टर डी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर सी का जो एग्जिस्टिंग काम है, मिस्टर सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, ये याद रखिए। मिस्टर सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनका जो बिजनेस था, उनकी 2 फर्में थी मिस्टर सी की, दोनों धागे की ट्रेडिंग में थी, यार्न ट्रेडिंग में। एक कंपनी इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एक कंपनी इनकी HUF प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी। तो दोनों कंपनियों की मिला के अराउंड 150 करोड़ की टर्नओवर थी, 150 करोड़ की टर्नओवर थी, और डेट लगभग अराउंड 2.5 करोड़ की लिमिट थी इन दोनों फर्मों में मिला के, ठीक है। मिस्टर डी जो था, इसका जो बैकग्राउंड था, ये गारमेंट्स बिजनेस का था। इसको गारमेंट्स बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसको धागे का एक्सपीरियंस है। इसको धागे से आगे कपड़ा और गारमेंट्स बनाने का एक्सपीरियंस है। इसका गारमेंट बनाने का एक्सपीरियंस था और इसकी 4 फर्में थी, टोटल 4 फर्में थी जो गारमेंट्स बनाने में काम करती थी, और वो रिप्यूटेड ब्रांड्स कॉर्पोरेट्स को गारमेंट्स बना के सप्लाई करती थी। वो नाम नहीं थे, बट रिप्यूटेड ब्रांड से मेरा मतलब जैसे ऑक्टेव हो गया,
पेंटालून्स, आदित्य बिरला, इस तरह के मतलब रिप्यूटेड ब्रांड से काम था उनका। तो इन दोनों दोस्तों ने मिलके सोचा कि भाई हम मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं, कि मेरा धागे में एक्सपीरियंस है, आपका गारमेंट्स में एक्सपीरियंस है। मिस्टर सी ने बोला कि भाई मिस्टर डी, आप अपनी टेक्निकल नो हाउ, अपनी टेक्निकल ज्ञान गारमेंट बिजनेस का मेरे पास लेके आइए, आप अपना जो ब्रांड्स के साथ डीलिंग है वो हमें करवा के दीजिए, तो हम मिलके बिजनेस करते हैं, मिलके काम करते हैं, मैं कैपिटल भी डालूंगा, सब कुछ करूंगा। तो मिस्टर सी का बेटा था मिस्टर ए, मिस्टर डी का बेटा था मिस्टर बी, राइट। एक की उम्र 24 साल, एक की उम्र 25 साल, दोनों को डायरेक्टर बना दिया, दोनों को डायरेक्टर बना दिया। और एक एबी कलर करके एक नई कंपनी, ये कंपनी फॉर्म में थी, कंपनी फॉर्म में थी, दोनों को डायरेक्टर बना के एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी जून 2022 में, पिछले साल ही। और उस कंपनी ने अप्रैल 2023 यानी कि इस साल से ऑपरेशन स्टार्ट किए, ऑपरेशंस इस साल से स्टार्ट किए इन्हें, ठीक है। तो दोनों इस कंपनी में समर की और विंटर की दोनों की गारमेंट्स का काम इन्होंने स्टार्ट किया, राइट। तो ये इनका बैकग्राउंड था। तो मिस्टर डी का भी जो बताया गया कि मिस्टर डी भी एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के थे। तो ये केस वेल्थ टीम की तरफ से रेफर किया गया था। तो वेल्थ टीम ने हमने बताया कि जो मिस्टर सी है उनका, उनके पास शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का 25 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। मिस्टर सी के पास मतलब इतना पैसा है कि 25 करोड़ रुपए का, तो उसने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का बैंक में पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ था, राइट। तो जो ये नया इन्होंने धंधा शुरू किया था एबी कलर्स का, इसके लिए इन्होंने नई एक बिल्डिंग, नई प्रॉपर्टी बनाई थी। तो वो जो नई बिल्डिंग थी वो बहुत बड़े एरिया में और बहुत अच्छा यूनिट था। तो मैंने विजिट भी किया था, तो बहुत अच्छा इन्होंने यूनिट एस्टेब्लिश किया हुआ था कि दिल खुश हो जाता था देख के, कि मशीनें वगैरह अच्छी खासी इंपोर्टेड मशीनें लगवाई हुई थी, अच्छी साफ सफाई, नया यूनिट था, चमकदार, पूरा नक्शा नक्शा पास करवाया हुआ, मैप पास करवाया हुआ, बिल्कुल एक्सीलेंट यूनिट था। और जो देख के प्रॉपर्टी की हालत, ये लग रहा था कि इन्होंने उस प्रॉपर्टी के ऊपर 10-12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, 10-12 करोड़ रुपए खाली कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि 4-5 फ्लोर बने हुए थे उसके, ठीक है। तो 10-12 करोड़ की कंस्ट्रक्शन उन्होंने की थी, तो ऑब्वियसली वो किताबों में नहीं आती, वो आउट ऑफ बुक्स की हुई थी। तो जो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी वैल्यूएशन टीम ने 10 करोड़ ही दी। तो आप पता ही है कि वैल्यूएशन टीम, आप तो बैंक में काम करते हो, आपको पता ही है कि कम वैल्यूएशन देते हैं। तो हमारी 10 करोड़ रुपए की ही वैल्यूएशन आई इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो क्योंकि 2023 में ही ऑपरेशन स्टार्ट हुए, तो 31/3/23 तक इस पर्सन का मतलब बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा बिजनेस नज़र नहीं आ रहा था, जीरो बिजनेस था, कोई सेल वगैरह नहीं थी, थोड़ी बहुत कैपिटल इन्होंने डाली हुई थी उसके अंदर। और उसके अंदर इन्होंने जो एग्जिस्टिंग बैंक से, एक गवर्नमेंट बैंक से, नाम नहीं लूंगा, एक गवर्नमेंट बैंक से इन्होंने लोन अवेल किए थे, 4.5 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट अवेल की थी, और 3,70,00,000 रुपए का मशीनरी टर्म लोन अवेल किया था। और ये मशीनरी टर्म लोन 4.5 करोड़ रुपए का ही सैंक्शन था, मतलब 4.5 और 4.5 9 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाया था, और 4.5 करोड़ में से 3,70,00,000 रुपए मशीनरी टर्म लोन अवेल किया था। और इसके अलावा बाकी अभी 80 लाख रुपए जो बचे, वो अभी इन्होंने अवेल नहीं किए थे मशीनरी टर्म लोन के। और जो ये बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जो इतना खर्चा किया, बिल्डिंग के लिए इन्होंने कोई लोन नहीं लिया हुआ था, जीरो लोन था इसके लिए। तो अच्छी खासी अपनी कैपिटल से इन्वेस्ट किया हुआ था, कच्चे के पैसों चाहे किया हो, पर पैसा तो इन्वेस्ट किया हुआ था। हमारे पास क्या डिमांड थी कि भाई 5 करोड़ रुपए की सीसी दे दो और 5 करोड़ रुपए का मशीनरी टर्म लोन दे दो, कि इसमें 50 लाख रुपए बढ़ा दो और इसमें हमें 4.5 से 50 लाख इसमें बढ़ा दो, तो टोटल 10 करोड़ रुपए की हमें फंडिंग कर दो आप, ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, राइट। तो ये हमारे पास डिमांड आई थी। और क्योंकि ऑपरेशंस इन्होंने अप्रैल से ही स्टार्ट किए थे, तो अप्रैल से लेके इनकी सितंबर तक की 7.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो चुकी थी। और इन्होंने बोला था कि भाई इस साल हम 17 करोड़ की टर्नओवर पे अपने आप को क्लोज कर लेंगे। तो 17 करोड़ की टर्नओवर पे क्लोज करने का वायदा कर रहे थे, और 5 करोड़ रुपए की लिमिट डिमांड कर रहे थे। तो ऑब्वियसली टर्नओवर मेथड में तो फिट होते नहीं, तो एमपीबीएफ 2 पे हमें फिट करना था लिमिट को, ठीक है। एमपीबीएफ 2 बनाना पड़ना था तब जाके, या एमपीबीएफ 1, जो भी आप सेट सही समझे, टर्नओवर मेथड पे नहीं हो सकता था। और जो ये 7.5 करोड़ की सेल भी इन्होंने कर रही थी, तो क्योंकि ये बंदा टेक्निकल नो हाउ सारी लेके आया था, अपनी मार्केटिंग सारी लेके आया था बिजनेस में, तो इनको भी जो ऑर्डर्स हाथ लगे थे वो अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स के हाथ में लगे थे। तो इनके जो कपड़े थे वो शोरूम्स में भी लग गए थे। तो क्योंकि इनका अप्रैल 23 से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो मैंने जैसे आपको पिछले केस में समझाया, तो अभी ये विंटर गारमेंट्स का ही काम कर रहे थे, क्योंकि समर की मैन्युफैक्चरिंग तो नवंबर दिसंबर से शुरू होनी थी। तो अप्रैल मंथ में जो ऑनवर्ड्स बिजनेस लगता है, तो वहां पे तो समर विंटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इन्होंने अप्रैल से लेके
अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक धूम धड़ाके से पूरी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की विंटर गारमेंट्स की, मशीनें सारी इनकी आ चुकी थी। तो अब इनकी सप्लाई निकलनी शुरू हुई थी इनकी जुलाई जुलाई के मिडल से लगा लीजिए, और अगस्त महीना और सितंबर के महीने में इनकी सप्लाई निकली थी, और इनकी 7.5 सीआर की जो है वो टर्नओवर हो गई थी। और इन्होंने बोला था कि अक्टूबर मंथ के अंदर अंदर हम 4-4.5 करोड़ रुपए का माल और बेच देंगे, तो 11 करोड़ की टर्नओवर पे पहुंच जाएंगे हम बाय अक्टूबर। और जो 17 करोड़ की प्रोजेक्शन है, यानी कि 11 करोड़ के बाद 6 करोड़ की जो एडिशनल सेल है वो हमारी समर के बिजनेस से होगी, जिसके हमारे पास 3 से 4 करोड़ रुपए के ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं अच्छे रिप्यूटेड ब्रांड से। तो इस तरह का केस हमारे सामने पिक्चराइज किया गया था, तो हमने विजिट किया, तो हमें सेटिस्फैक्टरी लगा वहाँ पे। और जो हमें वहाँ पे पर्सन मिले मीटिंग के दौरान, तो वो मिस्टर सी मिले। तो वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने हर क्वेरी का हमारा आंसर किया, हमें बिजनेस मॉडल समझाया, सब कुछ समझाया। ये हमें कोई भी नहीं मिला मीटिंग पे, राइट। तो ये बात हुई। तो अब क्या कहानी निकल के आई केस के अंदर, आप ध्यान से देखिएगा। इन्होंने हमारे पास अभी क्या किया था कि 2023 जो साल था इनका भी फिनिश हुआ था, तो अभी सितंबर मंथ का एंड नहीं हुआ था, तो इन्होंने हमें अनसाइंड ऑडिटेड रिजल्ट दिए थे, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, ऑडिटेड फाइनेंशियल पे सीए के साइन नहीं थे। तो इन्होंने बोला था कि भाई आप लॉग इन कर लो केस, तो हम साइन करवा के आपको दे देंगे, राइट। तो आप इसी को ऑडिटेड मान के चलो, ये हमारा फाइनल फिगर्स है, फाइनल डाटा है। तो मैंने चेक किया कि मैंने देखा कि भाई हमारे पास वही जीएसटी परफ्यूज रिपोर्ट, जो जीएसटी कर्जा या जीएसटी परफ्यूज जो बोलते हैं आपको, उसकी रिपोर्ट आई हुई थी मेरे पास। तो मैंने चेक किया कि भाई ये 2023 के 31/3/23 के रिजल्ट हैं, ठीक है। तो 22-23 साल के रिजल्ट हैं। तो इन्होंने जून 22 में अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया था, राइट। तो मैंने पाया कि जीएसटी रिटर्न्स के हिसाब से इन्होंने 2 करोड़ रुपए की टोटल परचेजिंग की थी इस साल में, ठीक है। धंधा तो कोई किया नहीं, सेल्स तो की नहीं, ऑपरेशंस इन्होंने 2 करोड़ की परचेजिंग करके रख ली थी, स्टॉक जमा करके रख लिया था, स्टॉक जमा करके रखा कि अगले साल जो सीजन आएगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे, राइट। तो 2 करोड़ का इन्होंने परचेज करके रख लिया, सेल्स कोई किया नहीं। तो आप खुद सोचिए, तो इनका स्टॉक कितना होना चाहिए? 2 करोड़ के अराउंड, लगभग मिनिमम 2 करोड़ का स्टॉक तो पड़ा होना चाहिए। पर जो बैलेंस शीट में अनऑडिटेड जो अनसाइंड बैलेंस शीट थी, इसमें जो इन्होंने स्टॉक दिखाया वो खाली दिखाया 20 लाख रुपए का स्टॉक। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि भाई जब आपकी 2 करोड़ की सेल है, परचेज हो चुकी है, तो आप 20 लाख रुपए का स्टॉक यहाँ पे क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हो? तो दैट मीन्स जो फाइनेंशियल्स हमें एडजस्टमेंट के लिए सबमिट करे गए, तो फाइनेंशियल्स वो इनकरेक्ट थे। इनकी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बैंक के साथ 4.5 करोड़ की लिमिट चल रही थी, तो उसके अगेंस्ट वो डीपी लेने के लिए, ड्राइंग पावर लेने के लिए स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते थे। तो स्टॉक स्टेटमेंट का जब मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि इन्होंने जून 2023 में 9 करोड़ रुपए का स्टॉक दिखा रखा है स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर, 9 करोड़ रुपए का स्टॉक। जबकि इनका जो स्टॉक वो खाली 20 लाख रुपए का ही था। कौन सी डेट को? 31/3/23 को, ठीक है। तो 31/3/23 के बाद जो 20 लाख रुपए का स्टॉक था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो मैं मान लेता हूं कि ये गलत है, क्योंकि मेरे को 2 करोड़ की परचेज दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना, जब से इनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जून 2022 से लेके मई या जून 2023 तक, ये पूरी की पूरी 13 महीने की मैं 13 महीने की परचेज पकड़ लेता हूं कि पूरे 13 महीने में इन्होंने कितना माल खरीदा। तो मेरे पास फिगर निकल के आई कि इन्होंने 6 करोड़ रुपए का माल परचेज किया था, 6 करोड़ की परचेजिंग की थी। और अगर इनके कोई 1 आध करोड़ के आप और खर्चे भी लगा लो, ठीक है, तो ये जो सारा स्टॉक था इनका, वो यूजुअली रॉ मटेरियल का स्टॉक नजर आ रहा था, राइट, फिनिश्ड का नहीं था, तो वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा नहीं थी। तो 6 करोड़ के स्टॉक में अगर हम लगा के चले कि रॉ मटेरियल का ही मेजर स्टॉक है, और जो अगर हम फिर भी 1 आध करोड़ का बेनिफिट दे दें अदर एक्सपेंसेस का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, तो तब भी 7 करोड़ से ज्यादा की फिगर नहीं बनती। और इन्होंने 9 करोड़ का बहुत हाइपोथेटिकली स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ था। और उसके अगेंस्ट सरप्राइजिंग बात यह थी कि क्रेडिटर्स सिर्फ 90 लाख रुपए के दिखाए हुए ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन के लिए, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि उनकी 9 करोड़ की स्टॉक के अगेंस्ट अगर 90 लाख रुपए के क्रेडिटर थे, तो इन्होंने 8.1 करोड़ रुपए की स्टॉक की पेमेंट की। इसके हिसाब से तो कि स्टॉक 8 करोड़ की पेमेंट कर दी, तो 8 करोड़ की पेमेंट का तो पैसा था ही नहीं इनका बैलेंस शीट में कि 8 करोड़ की पेमेंट कहां से हुई। तो क्रेडिटर्स की फिगर भी डीपी बनाने के लिए इन्होंने यहां पे अपने पास अंडरस्टेट की हुई थी, राइट। उसके बाद देखा कि जो ड्राइंग पावर में डेटर्स लिए हुए हैं, तो उसमें ग्रुप फर्म के डेटर्स भी इंक्लूडेड थे। ग्रुप फर्म के डेटर्स कैसे? कि हमने पाया कि जो ये जो ये AB कलर्स कंपनी बनाई है, जो ये 7.5 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है टोटल करंट ईयर में, तो जो इन्होंने बताया कि ब्रांड्स को कर रही थी, तो हमने जीएसटी प्रोफेसर से पाया कि उनकी 35% ऑफ द सेल्स मिस्टर डी की ही एक कंपनी को थी।
मिस्टर डी की ही कंपनी को थी 35% सेल्स। ठीक है, तो मिस्टर डी तो इनके 50% शेयर होल्डर था, ये भी 50% शेयर होल्डर था, तो टेक्निकली मिस्टर डी 50% पार्टनर है, इक्वल राइट है उनका। तो मिस्टर डी की इस कंपनी को सेल्स थी, तो मिस्टर डी, इन्होंने बताया कि मिस्टर डी की ये कंपनी आगे ब्रांड्स को सप्लाई करती है। भाई हमें क्या पता, हमें तो इस कंपनी की डिटेल आएगी तभी पता लगेगा कि ये ब्रांड को सप्लाई करती है। पर हालांकि ये तो थी तो ग्रुप फर्म भी सेल, 50% होल्डर को आपने सेल की है, तो ग्रुप फर्म की सेल्स की हुई थी, जो ग्रुप फर्म के साथ ही इनके मेजर डेटर्स थे, उन डेटर्स को इन्होंने टोटल डेटर्स में ऐड करके डीपी के लिए कंप्यूट किया हुआ था। हमारा नॉर्मल रूल क्या बोलता है कि ग्रुप फर्म के डेटर्स पे ड्राइंग पावर अलाउ नहीं होनी, और इसका हमने एग्जिस्टिंग बैंकर का, गवर्नमेंट बैंक का सैंक्शन लेटर चेक किया कि कहीं एग्जिस्टिंग बैंक ने ग्रुप फर्म के डेटर्स को ड्राइंग पावर के लिए अलाउ कर रखा है, और हमने पाया कि उन्होंने कोई अलाउंस नहीं दी हुई थी। उन्होंने भी अपनी सैंक्शन लेटर में लिखा था कि नो डीपी शैल बी अलाउड ऑन द ग्रुप फर्म डेटर्स। तो दैट मीन्स इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए की जो लिमिट अवेल कर रखी थी, उसके अगेंस्ट इनकी 4 करोड़ 40 लाख रुपए की यूटिलाइजेशन थी। तो वो 4 करोड़ 40 लाख की यूटिलाइजेशन इन्होंने फेक डाटा सबमिट करके, रॉन्ग डाटा सबमिट करके अवेल की हुई थी। ठीक है, तो क्लाइंट की इंटेंशन पे बात आ जाती है ना। उसके बाद 10 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो थी, जो बहुत अच्छी दिख रही थी, तो वो भी कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड नहीं थी, तो ग्राम पंचायत, आउट ऑफ कॉर्पोरेशन, आउट ऑफ जोन्स लोकेटेड थी, ग्राम पंचायत एरिया में, गांव में लोकेटेड थी प्रॉपर्टी वो, काइंड ऑफ हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से। तो एक डिस्कंफर्ट वाला पॉइंट था कि भाई एक पहले तो अग्रेसिव कॉल केस के ऊपर कि धंधा कोई है नहीं 23 तक। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज, राइट। उसके बाद हमने पाया कि अराउंड 1 करोड़ रुपए की जॉब वर्क सेल, मतलब उस टर्म पे मत जाइए, मैं समझाता हूं कि कैसे। जो 7.5 करोड़ की इनकी टर्नओवर थी करंट ईयर की टिल डेट, उसमें से 30-35% सेल तो सिस्टर कंसर्न को थी। ठीक है, और उसके बाद अराउंड 1 करोड़ रुपए की जो सेल थी वो क्या था कि ये धागा खरीदते थे, यान खरीदते थे, और उसकी फैब्रिकेशन बाहर से करवा लेते थे। मतलब जॉब वर्क पे किसी दूसरी पार्टी को भेज देते थे धागा, और उनको बोल देते थे कि कपड़ा बना के हमें दे दो। तो आइडियली तो इनको जॉब वर्क चार्जेस डालने चाहिए थे, जिस पार्टी से इन्होंने कपड़ा बनवाया धागा देके। इन्होंने क्या किया कि जान को सेल में दिखा दिया, और उनसे जब फैब्रिक लिया उसको परचेज में दिखा दिया। मतलब ट्रांजेक्शन घुमा दी ना, जबकि रेदर देन ना सेल दिखाने की जरूरत थी, ना परचेज दिखाने की जरूरत थी, सिर्फ जॉब वर्क चार्जेस दिखाने की जरूरत थी। तो ये 1 करोड़ की सेल तो सेल थी ही नहीं टेक्निकली, तो इन्होंने 7.5 करोड़ में इसको इंक्लूड किया हुआ था। हालांकि उन्होंने बोला हमें विजिट पे कि अब हमने ये प्रैक्टिस बंद कर दी है, पर हमने सोचा कि भाई 17 करोड़ की सेल में से 1 करोड़ की सेल तो यही वाली निकाल दो, चलो मान लेते हैं कि आगे से नहीं करेंगे। 35% सेल सिस्टर कंसर्न वाली निकाल दो, तो 10-11 करोड़ के लगभग की इनकी नेट आउटसाइड सेल बचती है। नेट आउटसाइड सेल्स बचती है 10-11 करोड़ की। तो वो 10-11 करोड़ की नेट आउटसाइड सेल के ऊपर हमारे पास टोटल डेट है 10 करोड़ का डिमांड कर रहे हैं। 5 करोड़ की लिमिट, 5 करोड़ का मशीनरी टर्म लोन, और कोई बैकग्राउंड में नहीं, और इस तरह की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपोजर काफी हाई दिख रहा था, राइट। उसके बाद हमने क्या चेक किया कि ये जो इनकी जो दो, ये मिस्टर सी जो थे, जो हमें विजिट पे मिले थे, बाकी तो कोई मिला नहीं। इनकी एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, राइट, जो धागे की करती थी। तो इन्होंने बताया कि भाई ये दोनों कंपनी भी इसी प्रेमिसेस से ऑपरेट करती हैं। हालांकि इन दोनों का स्टॉक इन्होंने अलग रखा हुआ था, अलग से रखा हुआ था, तो वो सेपरेटली बोर्ड लगा के रखा हुआ था, तो हमें पता चल गया था कि ये इस फर्म का स्टॉक है। तो खैर वो चिंता का विषय नहीं था हमारे लिए। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो हमने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने इसका ना प्रॉब चेक किया, एमसीए चेक किया, प्रॉब होता है ना, तो प्रॉब चेक किया। तो प्रॉब में हमने देखा कि इस कंपनी ने अराउंड 1.4 करोड़ रुपीस एक एमएसएमई को ड्यूज में दिखाए हुए हैं। ड्यू में केस लगा हुआ है, इस कॉर्पोरेट के अगेंस्ट एक केस लगा हुआ है कि इसने 1.4 करोड़ रुपीस एक एमएसएमई क्लाइंट के दिए नहीं, रोक लिए पैसे, राइट। तो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये बंदा इतना अमीर, इतना पोर्टफोलियो वाला, 1.5 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 1.5 सीआर के करीब किसी के पैसे रोक के बैठा हुआ है। तो हमने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जो ये एमएसएमई थी, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है, तो हमने आगे इसका प्रॉब खोल लिया। तो हमने इसका प्रॉब खोला, तो हमने पाया कि जो ये कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड वाली, जिसको इसने पैसे देने थे, ये कंपनी बहुत बड़ी डिफॉल्टर थी। इसने मतलब लगभग 50 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट किया हुआ था। ठीक है, एमएसएमई खैर क्लासिफिकेशन 50 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट किया हुआ था,
और खैर पता नहीं, मैं ये इस चीज़ पे नहीं जानना चाहता कि एमएसएमई के लिए एलिजिबल थी या नहीं थी, बट प्रॉब्लम में लिखा हुआ था कि एमएसएमई को ड्यूज डिस्प्यूट में चल रहे हैं, केस लगा हुआ है। तो 50 करोड़ से ऊपर की डिफॉल्टर थी, बहुत बड़ा डिफॉल्ट किया हुआ था। 2016-17 से ये डिफॉल्ट में थी कंपनी। तो बैंकों का, लोगों का पैसा इसने मारा हुआ था। तो इस बंदे ने भी, हमारे बंदे की इस कंपनी ने भी इसको पैसे देने होंगे, तो ये देने से मुकर गया होगा, पीछे हट गया होगा, और इस कंपनी ने इसके ऊपर केस डाला हुआ होगा, या जो भी इंसॉल्वेंसी इस कंपनी की करवा रहा होगा उसने केस डाला होगा कि भाई हमारे पैसे दो ताकि हम आगे रीपे कर पाएं। तो 1.5 करोड़ रुपए इस बंदे ने रोका होता, तो एक तो ये पॉइंट बन गया कि भाई ये बंदा 1.5 करोड़ रुपए मार के बैठा हुआ है किसी कंपनी के। फिर इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि जो ये कंपनी की डायरेक्टर लिस्ट हमने चेक की, डायरेक्टर लिस्ट चेक की, तो डायरेक्टर लिस्ट में एक बंदा था मिस्टर ई। डायरेक्टर लिस्ट में एक बंदा था मिस्टर ई। तो हमें लगा कि यार एक वो नाम पढ़ा पढ़ा सा लगता है। वो नाम पढ़ा कैसे था कि इसके सी के केवाईसी हमारे पास आए हुए थे। सी के केवाईसी हमारे आए हुए थे। मिस्टर ए का फादर है सी, ठीक है, जो सी है। मिस्टर सी के जो फादर हैं वो मिस्टर ई थे, यानी कि जो हमारा डायरेक्टर है इसके ग्रैंडफादर मिस्टर ई, वो इसी कंपनी में डायरेक्टर थे जो अंडर करोड़ों का घोटाला करके गई थी। समझ गए आप? तो वो यहाँ से हमारा लिंक बन गया। तो वो एमएसएमई को ड्यूज हो गए 1.5 करोड़ रुपए के, जो मार के बैठा हुआ था। और जो ग्रैंडफादर था हमारे बोरोर डायरेक्टर का, वो बहुत बड़ी डिफॉल्टर कंपनी में डायरेक्टर था। जिस समय डिफॉल्ट हुआ उस समय वो डायरेक्टर था, राइट। फिर उसके बाद, क्योंकि ये बिल्कुल नया बिजनेस था, 2023 तक तो बिल्कुल खाली पड़ी थी बैलेंस शीट, तो हमने बोला इस बंदे को, मिस्टर सी को, कि सर हमारे पास 2023 तक को तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम अपना केस दो एसेसमेंट कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो कोई ऑडिटेड या प्रोविजनल फाइनेंशियल में डाटा ही नहीं है। आपके करंट ईयर में तो सिर्फ 6-7 महीने बीते हैं, ठीक है। तो आप हमें इन्हीं दो फर्मों में से जो स्ट्रॉन्गर फर्म है, जो भी बड़ी फर्म है, उसकी कॉर्पोरेट गारंटी दें, उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर हम अपनी एसेसमेंट बनाएं, ताकि उसकी कॉर्पोरेट गारंटी मॉडल में लेके। तो क्लाइंट ने साफ साफ डिक्लाइन कर दिया कि मैं कोई कॉर्पोरेट गारंटी नहीं दूंगा। फिर हमने बोला कि भाई हमने आपका सिबिल देख लिया, आपका देख लिया, आपका देख लिया, आपकी ये दोनों फर्मों का सिबिल देख लिया। आप जो आपका जो 50% पार्टनर है मिस्टर डी, इसको भी हमारे साथ गारंटर ऐड कीजिए, और इसकी जो ये 4 फर्में हैं इनका भी सिबिल हमें करवा के दीजिए। और जो ये मैत्री वाली फर्म है जिसको 35% सप्लाई है, क्योंकि ये पार्टनर ही है बंदा, तो ये इसकी हमें लेटेस्ट फाइनेंशियल दीजिए, ताकि हम पता तो करें कि मैत्री में सेल्स किसको कर रहा है, कैसी फर्म है, कैसी नहीं। तो क्लाइंट ने साफ डिक्लाइन कर दिया कि भाई इस बंदे का कोई भी डाटा आपको किसी भी तरह से नहीं मिलेगा, आप केस करना है करो, नहीं तो ना करो। बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। तो फिर बाद में हमें मार्केट रेफरेंस चेक से पता लगा कि इन दोनों का आपस में डिस्प्यूट हो चुका है, इन दोनों का आपस में डिस्प्यूट हो चुका है, और ये मिस्टर सी और ए इन दोनों बंदों को अलग करना चाहते हैं, अब इनको बाहर निकालना चाहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट हो गया था, क्योंकि मिस्टर सी एंड मिस्टर ए को गारमेंट्स के बिजनेस में कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तो 5-6 महीने ही हुए थे। गारमेंट्स का बिजनेस, उसकी मार्केटिंग इनका इनके दम पे ही चल रहा था, और इन्हीं को ही वो अलग करने में घूम रहे थे, राइट। तो ये चीज हमें पता चली, तो डिक्लाइन कर दिया कॉर्पोरेट गारंटी देने में और ग्रुप फर्म की डिटेल्स शेयर करने में, राइट। दूसरा हमारे पास और भी एक पॉइंट था, जस्ट रफ बात है कि क्योंकि विंटर गारमेंट का ये बिजनेस था, तो विंटर गारमेंट में मैंने आपको पिछले केस में समझाया कि जो पेमेंट्स आती हैं वो नवंबर दिसंबर से आनी शुरू होती हैं। अभी तो हम सितंबर मंथ में बैठे हैं, फर्स्ट टाइम ये गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। आजकल तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो भी ठुके हुए हैं, वो भी पेमेंट्स टाइम पे नहीं करते। ये बंदा कह रहा था कि मेरे को 90 डेज में पेमेंट आ जाएगी। तो अभी इनके फाइनेंशियल्स 2023 तक के जीरो थे, और उनकी अगर बैंक स्टेटमेंट में देखो तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए की चर्निंग आ रही थी। क्यों? क्योंकि अभी जो ये 7.5 करोड़ की सेल की थी, इसकी जो चर्निंग इनको शुरू होनी थी वो अक्टूबर नवंबर से शुरू होनी थी, पैसे पेमेंट आनी मेनली नवंबर से। तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता था बंदे को कि 7.5 करोड़ की जो पेमेंट इनकी मेजरली जो इनके डेटर्स में खड़ी है सारी पेमेंट सेल्स, उसकी पेमेंट टाइम पे आएगी भी या नहीं आएगी। कल को पेमेंट्स ना आए तो फिर और फंस जाएगा बंदा। तो ये एक हमारे लिए अलग रिस्क फैक्टर बन गया था। फिर लास्ट पॉइंट, जब हम मीटिंग पे डिस्कस कर रहे थे, क्लाइंट बोला कि, हमने बोला कि सर कितना पैसा कमाते हो इस बिजनेस से? वो बोला कि भाई मैं तो सीए था, तो वो बोला कि मैं एबिटा मार्जिन 15 से 20% कमाता हूं। हमारे कान खड़े हो गए। हमने तो हम लुधियाना में बैठते हैं, हमारे पास तो होजरी का भरमार है पूरा। यहाँ पे होजरी क्या, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी वाले लोगों, और बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स लुधियाना के रिप्यूटेड, जो बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी माल बेचते हैं, माल सप्लाई करते हैं, वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। उनका भी बिजनेस मॉडल देखा हुआ है, मैंने खुद विजिट भी किया है। तो वहां पे तो कभी आज तक मैंने इतना बिड्डा मार्जिन देखा नहीं कि जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी सप्लाई करते हैं। वो तो सिर्फ 7 से 8% बिड्डा मार्जिन पे काम करते हैं। और ये जो एक डोमेस्टिक लेवल के, थोड़े से लोकलाइज्ड इंडियन लेवल के ब्रांड्स में डील कर रहा था, वो भी बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं थे। और वहां पे ये कह रहा था कि मैं 15 से 20% बिड्डा कमाता हूं और 5 से 6% नेट प्रॉफिट कमाता हूं। तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल इसकी जो हमें बात लग रही थी, जो हमने आज तक भी किसी बिजनेस मॉडल में लुधियाना में नहीं देखी थी।
तो हमें लग रहा था कि ये बंदा लोन लेने के लिए हमें शायद खींच रहा है, ठीक है, यहाँ हमारे हमें टोपी दिखा रहा है, टोपी डाल रहा है हमारे ऊपर। तो इन सारी रीजंस को ध्यान में रखते हुए हमने इस केस को एंड में डिक्लाइन किया। लास्ट केस आज का, एक कस्टमर था, वो हैंड टूल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में था। हैंड टूल्स होते हैं ना, पन्ना हो गया, ये जो छोटे छोटे घर पे यूज करने के लिए या इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए हैंड टूल्स होते हैं। CGTMSE में केस ये डाला हुआ था। तो ये बंदा ना हमारा ही कस्टमर था, पहले हमारे ही बैंक का कस्टमर था, पहले 50 लाख की लिमिट पे काम करता था। फिर इसको नवंबर 22 में इसका हमारे साथ झगड़ा हो गया और ये दूसरे बैंक में 1 करोड़ रुपए की लिमिट लेके एग्जिट हो गया। तो लगभग मतलब 8-10 लगभग 1 साल पहले की बात है कि 2x एनहेंसमेंट लेके ये एग्जिट हो गया, डबल एनहेंसमेंट लेके। हमने इसको एनहेंसमेंट डिक्लाइन कर दी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका थोड़ा सा चर्निंग इशू था। चर्निंग इशू कैसे कि ये दूसरे बैंक में करंट अकाउंट इसने मेंटेन किया हुआ था, तो ये हमारे पास चर्निंग ट्रांसफर एंट्रियां करके कर रहा था। आप देखना कितना बेवकूफ इंसान है ये, ट्रांसफर एंट्रियां करके हमारे पास पेमेंट ट्रांसफर कर रहा था, जबकि डायरेक्ट चर्निंग नहीं कर रहा था। तो अब इसने हमें री अप्रोच किया कि भाई मेरे को आप इसी बैंक से उठा लो और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लिमिट दे दो CGTMSE में। इस बैंक ने भी CGTMSE में ही लिमिट दी थी इसको। कब दी थी? नवंबर 22 में, राइट। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने केस को असेस किया, तो हमने पाया कि जो ये 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, पूरी फुल यूटिलाइज, नेक टू नेक यूटिलाइजेशन, मतलब 99% 100% फुल यूटिलाइजेशन, और 4 इनवर्ड ECS बाउंस भी, 4 ECS भी बाउंस करा रखी थी इसने पिछले 6 महीनों में, राइट। 2 गुना एनहेंसमेंट ले गया और उसके बाद भी टर्नओवर में 20% डिप मार दिया, टर्नओवर में डिप मार दिया और 2 गुनी एनहेंसमेंट ले गया और एनहेंसमेंट मांग रहा था हमारे पास से। 5 करोड़ रुपए की सेल थी जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी, और 50 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल था सारा बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल साइकिल इतना तेज था, तो अगर 5 करोड़ की सेल को आप 50 इंटू 365 करोगे, 50 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल, 5 करोड़ की सेल हुई 365 दिन में, और 50 दिनों में उसका बिजनेस साइकिल कितना बनता है, मैं 1 मिनट कैलकुलेटर पे करके देखता हूं। तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 365 इंटू 50 डेज, तो ये 68.49 लैक्स, 68.5 लाख रुपीज की इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट बनती है वर्किंग कैपिटल की साइकिल के हिसाब से। इतनी रिक्वायरमेंट बनती है और ये ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए की लिमिट लेके बैठा हुआ था, पहले ही ओवर फंडेड था और एनहेंसमेंट मांग रहा था। तो ये मार्च यहाँ पे गलती में लिख दिया मैंने कि ये जो नवंबर में यहाँ से चला गया था, तो वहां पे फुल टेक ओवर दिसंबर जनवरी में कुछ लगभग कंप्लीट हुआ था। तो दिसंबर जनवरी में इसको प्रोसेसिंग फीस पड़ी, CGTMSE की फीस पड़ी, सारे चार्जेस वहां पे पड़े, और उसके बाद दिसंबर के अराउंड, और उसके बाद अब ये मतलब 8-10 महीनों में ही 6 मतलब वहां पे रिन्यूअल भी अभी ड्यू नहीं हुआ था, तो ये हमारे पास दोबारा से आ गया कि हमारे पास दोबारा से CGTMSE फीस पे करने के लिए तैयार है, और हमारे पास दोबारा से प्रोसेसिंग फीस पे करने के लिए तैयार है। बड़ी हैरानी की बात है कि आजकल लोग इतने प्रूडेंट होकर चलते हैं, इतने खर्चे पहले ही बढ़ गए हैं, और ये बंदा इन चीजों पर भी इतने फालतू खर्चे करने को तैयार है। तो ये हमारे लिए एक कंसर्न बन गया था। फिर हमने इसकी जो एग्जिस्टिंग बैंक की बैंकिंग को चेक किया, तो हमने पाया कि एग्जिस्टिंग बैंक में इसको लगातार पीनल और ओवरड्यू इंटरेस्ट पड़ रहा था, और इसको जनवरी के महीने में मैंने चेक किया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनवरी के महीने में इसकी लिमिटेड यूटिलाइजेशन तो लगभग फुल रहती थी, तो जनवरी के महीने में, जनवरी नहीं सॉरी, ये मार्च के महीने की बात है, मार्च के महीने में मैंने चेक किया कि इसको जो टोटल इंटरेस्ट डेबिट हुआ था पूरे मार्च महीने का, मैंने उस इंटरेस्ट को उठाया, जैसे मान लीजिए वो 1 रुपये है इंटरेस्ट, मैंने उस इंटरेस्ट को 12 से मल्टीप्लाई किया, अज्यूम किया कि ये इंटरेस्ट उसको हर महीने लगता रहेगा, तो पूरे साल में उसको इतना इंटरेस्ट लगेगा, और उसकी लिमिट है जितनी भी थी उसकी लिमिट 1 करोड़ की, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलो रफ सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं, तो 1 करोड़ की लिमिट थी, 100 की लिमिट थी, तो इसको तो फिर 12% के हिसाब से ब्याज पड़ गया, लिमिट यूटिलाइजेशन तो फुल ही थी, तो यहाँ पे जो मेरी कैलकुलेशन आई थी वो 14% की आई थी, तो मतलब 1 महीने में उसको बैंक ने 14% इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ। आप खुद सोचिए 14% इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है आज की डेट में? उसी क्लाइंट को चार्ज करते हैं ना जिसको हम एग्जिट करना चाहते हैं, जो खराब क्लाइंट हो, राइट। अब उसके में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जब हमारे पास था ये बंदा, तो हमारे पास किसी और बैंक के साथ चर्निंग कर रहा था और हमारे पास सिर्फ ट्रांसफर एंट्रियां दे रहा था। अब इस बंदे ने क्या किया कि दूसरे बैंक के पास चला गया, अब सारी चर्निंग इसने हमारे साथ करनी स्टार्ट कर दी,
सारी चर्निंग इसने हमारे साथ करनी स्टार्ट कर दी और दूसरे बैंक में सिर्फ ट्रांसफर एंट्रियां भेजनी स्टार्ट कर दी। ट्रांसफर एंट्रियां भी पूरी नहीं भेज रहा था, बहुत कम भेज रहा था। तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल नॉन कंप्लायंस था कि भाई दूसरे बैंक में ट्रांसफर एंट्रियां भी नहीं आप फुल भेज रहे, वहां पे इंटरेस्ट सर्विसिंग में भी डिले कर रहे हो आप इस चीज को लेकर। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन ही खराब है, आपको भरोसा नहीं है, मतलब आप इस चीज पे लेना चाहते हो। मतलब इस क्लाइंट का क्या था कि ये चीज की स्कीम में था कि जिस बैंक से लोन ले रहे हो, जिस बैंक से वो लिमिट ले रहा था, उसमें अपनी चर्निंग रूट नहीं करता था, उसमें अपनी चर्निंग रूट नहीं करता था, क्योंकि इसका ये मानना था कि कल को इस बैंक में कोई दिक्कत आ जाए, कोई डिफॉल्ट हो जाए, कोई लिमिट फ्रीज हो जाए, तो मेरा सारा पैसा कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये शैतानी करता था कि दूसरे बैंक में, अदर बैंक में अपना करंट अकाउंट खोल के रखता था और वहां पे अपनी सारी चर्निंग रूट करता था इंटेंशनली, कि कल को इन्होंने कुछ रोक भी दिया तो मेरी पेमेंटें सारी वहां पे आती रहेंगी और मैं इनको कुछ भी ठेंगा दिखा दूंगा एंड में किसी को भी। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ ये बंदा चलता था अल्टीमेटली। फिर हमने इसको, फिर ये मतलब क्लाइंट को मीटिंग करने गए, कुछ भी नहीं हुआ। हमने बोला कि भाई हमें प्रॉपर्टी, कुछ तो प्रॉपर्टी ऑफर करो कि हम कुछ देखें कि चलो आपका कंडक्ट अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ आपकी चर्निंग है तो कुछ तो देखें कि हम। तो ये बंदा माना नहीं। हमने कहा कि प्रॉपर्टी दे दो कोई। कहते, मैंने पूछा कि आपकी फैक्ट्री ओन्ड है कि रेंटेड है? कहता है फैक्ट्री ओन्ड है। तो मैंने कहा आप फैक्ट्री ही हमें दे दो मॉर्गेज करने के लिए, आप दे क्यों नहीं रहे, आप सीजीटीएमएससी में ही केस क्यों मांगते हो? वही है ना शैतानी, जिसके दिमाग में, जिसके दाढ़ी में तिनका हो, कि उसको पहले तो यहाँ पे डर, फिर उसको डर की प्रॉपर्टी दे दूंगा तो प्रॉपर्टी कल को डिफॉल्ट हुआ तो प्रॉपर्टी भी फंस जाएगी, प्रॉपर्टी भी नहीं देनी। बहाना बनाने लग गया कि मेरे फादर को कैंसर है, मेरे फादर को कैंसर है और वो फादर जो है मेरे, वो प्रॉपर्टी ओनर है, तो उनके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं इस प्रॉपर्टी के साथ, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी नहीं देनी किसी को भी, राइट। जबकि हमने मार्केट से पता चला है इसके फादर को कोई कैंसर वगैरह नहीं था, राइट। तो ये चीज़ उसने हमें झूठ बोली। देन फिर हम